देखिए क्वेश्चन में AC मीटर ऑफ रेजिस्टेंस RM एंड रिएक्टेंस XM इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस RS। एक मीटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस RM है और इसकी रिएक्टेंस XM है। वो सीरीज में कनेक्टेड है किससे? एक रेजिस्टेंस RS से। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द शंट ऑफ इम्पीडेंस R प्लस JX, ठीक है, इज अप्लाइड टू पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मीटर एंड RS। ये बोल रहा है सिंपल सा कि ये शंट लगाया गया, ठीक है, इसके एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मीटर और रेजिस्टेंस के, ठीक है। द करंट डिवीजन अक्रॉस द टू ब्रांचेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन। तो ये बोल रहा है जो यहाँ से जो करंट डिवाइड होगा वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट कब होगा, ठीक है। अपन को सिर्फ इतना बताना है जो यहाँ से करंट डिवाइड होने वाला है ना, वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट कब होगा। देखो अभी अपन जानते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी आती है, क्योंकि जो रिएक्टेंस है ना वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, ठीक है, लेकिन अपन को पता है दोनों ही केस में किस पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अपन इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ आप बहुत सारी जगह सर्च कर लो और आप आंसर भी देख लो तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा बोल दिया जाता है कि रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो अगर दोनों ब्रांचेस का सेम होगा तो करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा। मैग्नीट्यूड अपन को मतलब नहीं, अपन को सिर्फ इतना बताना है कि जो यहाँ से करंट डिवाइड होगा ना वो सिर्फ इम्पीडेंस पे डिपेंड करे सॉरी, ना कि इनकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो अपन को इसका लॉजिक डेवलप कैसे करना? देखिए ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं वापस से आ भी गया तो, लेकिन अपन को थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे करंट बनाता हूँ I। अब ये I जो है यहाँ से डिवाइड होगा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से I1 जाएगा और ये I2 जाएगा। अपन को ये मतलब नहीं है कि I1 इधर कितना I1 जाए और इधर कितना I2 जाए। अपन बस ये चाहते हैं कि जो I1 और I2 डिवाइड होंगे ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ना हो, ठीक है। तो अपन इसको एनालाइज करने के लिए इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें आपको पता है जो रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब इम्पीडेंस ट्रायंगल में तीनों चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है? ये सिर्फ वेक्टर है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना दिया जाता है, ठीक है, जीरो फेज डिफरेंस पे। अब अपन को पता है रिएक्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, आइदर वो कैपेसिटिव हो या फिर इंडक्टिव हो। वो 90 डिग्री पे होती है तो अपन इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो टोटल जो इम्पीडेंस है वो क्या होता है? वेक्टर सम होता है। एक की हेड को दूसरे की टेल से ज्वाइन कर दो, या मैं बोल दूँ टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं। तो अब ये Z1, ठीक है, ये Z1 कैसे निकालेंगे? ठीक है, अपन सिर्फ सिंपल सा वेक्टर सम, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो ये RM प्लस RS प्लस JXM, ठीक है। अब अपन को पता है ये जो XM है, जो ये रिएक्टेंस है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी है। मतलब मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो XM है, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को या तो बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, ये वाला फेजर भी बढ़ेगा या घटेगा। ये वाला फेजर बढ़ेगा घटेगा तो ये एंगल चेंज होगा, ठीक है। मान लो ये इतना हो गया, ऐसे बढ़ाओगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी। तो अब ये एंगल कितना बन जाएगा? इतना बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो अपना XM है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और अगर ये चेंज होगा तो ये फेस एंगल भी चेंज होगा, ठीक है। अपन यहाँ से ये वाली बात भी कर सकते हैं और ये बात मैंने लिख भी दी यहाँ पे, ठीक है। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इम्पीडेंस का। अपन को पता है वेक्टर सम है तो अपन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल का अंडर रूट लेके ये निकाल सकते हैं। अब अपन अपना फेस एंगल भी निकाल लेते हैं। अब फेस एंगल कैसे निकालेंगे? इन दोनों की टर्म्स में tan फाई। अपन को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई क्या हो जाएगा? XM अपॉन ये पूरी क्वांटिटी RM प्लस RS। तो फेस एंगल कितना आ जाएगा? tan इनवर्स XM और ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन RM प्लस RS। अब अपन को पता है जो I1 था वो क्या होगा? V अपॉन Z। करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, AC सर्किट के केस में। अब मैं इसको पोलर नोटेशन में चेंज करता हूँ, ठीक है, तो V अपॉन Z फाई। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ फाई को, I1 कितना आ गया? V अपॉन Z माइनस फाई। अब ये जो फाई है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट चीज़ है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था? ये भी चेंज हो रहा था। मैं आपको वापस दिखा दूँ, जैसे कि ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ये है, ये वाली तो हमेशा यही रहनी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल X ये है फाई। अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो ये वाली लाइन और बड़ी होगी, ठीक है, बड़ी होगी या छोटी होगी, तो ये वाली जो वेक्टर होगा वो भी बड़ा होगा, तो ये थीटा बड़ा या छोटा, इससे घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन को ये बताना था कि ये जो करंट है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है दोनों। तो मुझे मैग्नीट्यूड से तो मतलब है नहीं, तो मैं इस पे तो ध्यान नहीं दूंगा। मुझे तो ये वाली चीज़ दोनों की इक्वल करनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन टू ब्रांचेस, वी जस्ट वांट टू मेक द फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंसी। अपन को सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंस
सी करनी है तो अपन जो करंट का जो केस है उसमें ये इसको नहीं छेड़ेंगे, अपन सिर्फ इस फेज एंगल को छेड़ेंगे, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था और यही जो है इन दोनों की वैल्यू को इफेक्ट कर रहा था फ्रीक्वेंसी के चेंज से। तो अपन इसको दोनों में बराबर कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होगा ही नहीं। तो अपन ऐसे ही सेकंड I2 निकाल लें, उसका क्या होगा V/Z2, ये -φ2 ऊपर ले गए तो अब Z2 कैसे निकालेंगे, ये वाला प्लस ये वाला, और φ2 tan इनवर्स XH/RSH, ठीक है। अब अपन को इसको फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना है, तो अपन को क्या करना है, φ1 और φ2 को इक्वल रख देना है। φ1 और φ2 की वैल्यू अपन ने निकाली थी, एक का tan इनवर्स करके ये, ठीक है, दूसरे के tan इनवर्स करके ये वाली, ठीक है। अब ये tan इनवर्स दोनों के अगर tan इनवर्स वाली वैल्यू चेंज है तो इनके जो नंबर हैं वो भी चेंज होंगे, वो भी सेम होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन अपनी आ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं आप देख लेना, और भी कहीं आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं। अगर आपको नहीं मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और भी क्वेश्चन दिए कर रखे हैं मैंने, आप देख सकते हैं।